सुप्रभात। मैं सुजाता कुमारी +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय कोंच गया जी, गया गाइडेंस के फेज 3 में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड से लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। इसके कवि जीवनानंद दास जी हैं। तो सबसे पहले हम कवि जीवनानंद दास जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। जीवनानंद दास बंगला के सर्वाधिक सम्मानित एवं प्रशंसित कवियों में एक हैं। रूपसी बंगला बंगाल के सुंदर कवि के रूप में भी ये जाने जाते हैं। इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। बंगला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावशाली और मौलिक कवि हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर के स्वच्छंदतावादी काव्य से अलग इन्होंने यथार्थवाद की नींव डाली। अब हम स्वच्छंदतावाद के बारे में जानेंगे कि स्वच्छंदतावाद क्या है। व्यक्तिगत भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, कल्पना की प्रधानता और प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम ही स्वच्छंदतावाद है। अब हम यथार्थवाद के बारे में जानेंगे। कला और साहित्य में यथार्थवाद का अर्थ है जीवन का सटीक चित्रण। इसमें गरीबी, संघर्ष, कड़वी सच्चाइयों को बिना किसी बनावट या कल्पना के ठीक वैसे ही पेश किया जाता है जैसे वो असल जिंदगी में होते हैं। उन्होंने बंगाल के जीवन में रच बस कर उसको संपूर्णता में पहचाना और उसे अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया। समकालीन हिंदी के प्रसिद्ध कवि प्रयाग शुक्ल ने जीवनानंद दास की बहुप्रशंसित और प्रसिद्ध कविता का हिंदी अनुवाद किया है। प्रस्तुत कविता में कवि जीवनानंद दास का अपनी मातृभूमि तथा देश की नयनाभिराम, नयनों को सुंदर लगने वाली प्रकृति के प्रति उत्कट प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। 1954 ईस्वी में उनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई। अब हम कवि जीवनानंद दास जी की काव्य साधना, रचनाएं, काव्य संकलन के बारे में जानेंगे। झरा पलक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, साप्ती तारार तिमिर, जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता रूपसी बांग्ला, बेला अबेला कालबेला, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी है। उन्होंने 100 से अधिक कहानियां लिखी और 13 उपन्यास लिखे। उनके मरणोपरांत उनकी कहानियां और उपन्यास प्रकाशित हुए। उनकी वनलता सेन कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठ प्रेम कविता माना जाता है। अब हम इस कविता के संदर्भ के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के से ली गई हैं। इसके रचयिता बंगाल के महान कवि जीवनानंद दास जी हैं। इसका हिंदी अनुवाद प्रयाग शुक्ल ने किया है।
अब हम इसके प्रसंग के बारे में जानेंगे। इस कविता में कवि का अपनी मातृभूमि बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति गहरा लगाव व्यक्त हुआ है। मृत्यु के पश्चात भी कवि का बंगाल की मिट्टी, खेत, नदियां और पक्षियों से जुड़े रहने का दृढ़ संकल्प झलकता है। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता है। फिर शीर्षक कविता राष्ट्रीय चेतना की कविता है, जिसमें कवि का अपनी मातृभूमि तथा अपने देश की प्रकृति के प्रति उत्कट प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। कवि अपने नश्वर जीवन के बाद पुनः अपनी मातृभूमि बंगाल में आने की लालसा रखता है। वह मरने के बाद किसी भी रूप में अपनी मातृभूमि से जुड़ना चाहता है। अब हम कविता लौट कर आऊंगा फिर के भावार्थ को जानेंगे। खेत है जहां धान की बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में। कवि जीवनानंद दास जी ने इस कविता में बंगाल के प्रति अपनी प्रेम को दिखाया है। यहाँ कवि कहते हैं कि जहां बहती नदियां हो, खेत हो, जहां धान के, उस बंगाल में, उस बंगाल क्षेत्र में मैं लौट कर आऊंगा। नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, तब होऊंगा अबाबिल। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि इस नश्वर शरीर के बाद अगर मैं मनुष्य जन्म में न लूं तो हो सकता है कि मैं अबाबिल एक पक्षी होता है कि अबाबिल बनके या कौवा बनके उस बंगाल भूमि में आने की लालसा रखता है। उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर जो कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊंगा एक दिन। कवि जीवनानंद दास जी कहते हैं कि मैं उस भोर में बंगाल में आना चाहता हूं जहां कोहरे के पालने से धान की फसल फूटा हो और कोहरा छाया हुआ हो और धूप अगर निकले तो कटहल की छाया तक मैं पेंग मारता हुआ आऊंगा, लेकिन बंगाल में ही मैं आऊंगा। कवि का बार बार बंगाल में आने की बात, ये उनके मन में अपने मातृभूमि का प्रेम दिखता है। बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का, कवि यहाँ कहते हैं कि मैं अगर अबाबिल मनुष्य नहीं बना तो अबाबिल बनूं या कौवा बनूं, और अगर कौवा भी नहीं बनूं तो कहते हैं कि बनकर शायद हंस मैं। कवि यहाँ कहते हैं कि मैं किसी किशोरी, कोई लड़की का हंस बनकर मैं इस बंगाल की भूमि में आऊं, क्योंकि हंस के पैर लाल लाल दिखते हैं और वो लगते हैं जैसे उसके पैरों में घुंघरू बंधा हुआ हो। तो कवि यहाँ कहते हैं कि घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, और मैं उस बंगाल की भूमि में दिन दिन भर पानी में तैरता रहूंगा। गंध जहां होगी ही भरी घास की, और जहां सुगंधित घास होगी उस बंगाल की मिट्टी में, उस बंगाल के मैदान में मैं आऊंगा मैं। नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे। कवि यहाँ कहते हैं कि बंगाल की नदियां और मैदान मुझे बुलाएंगे और मैं जरूर आऊंगा। जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इसी हरे सजल किनारे पे, कवि कहते हैं कि नदियां अपने पावन जल से उस किनारे को धोती रहती हैं। उस बंगाल में मैं अवश्य आऊंगा, लौट कर आऊंगा।
आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। कवि कहते हैं कि शाम की हवा में हो सकता है कि मैं उल्लू बन के हवा के साथ उड़ूं, तो समझना कि मैं ही हूं। शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली। कवि कहते हैं कि वो उल्लू कपास के पेड़ पर अगर बोले तो समझ जाना कि मैं ही वहां आया हूं। घसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। घास भरी जो जमीन है उसमें अगर कोई बच्चा मुट्ठी भर चावल लेके फेंकता हो तो समझ जाना कि मैं वहां हूं। कवि का इस कविता में बार बार बंगाल की भूमि से जुड़े रहने का दृढ़ संकल्प दिखता है। देखोगे रूपसा के गतले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव। यहाँ कवि कहते हैं कि रूपसा एक नदी है बंगाल की, तो उसके गदले पानी में नाव लिए जाते हुए अगर एक लड़के को तुम देखोगे फटे पाल की नाव लेके जा रहा है तो समझ जाना कि मैं ही हूं, वो लड़का मैं ही हूं। यहाँ कवि की कल्पना जो है आबाबिल कौवा से लेकर हंस, हंस से होते हुए वे उल्लू तक पहुंचते हैं। उल्लू के बाद वे कहते हैं कि मैं एक लड़के के रूप में वहां आ सकता हूं बंगाल की भूमि पर। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। कवि कहते हैं कि अगर शाम को सारस का झुंड अगर अपने आश्रय की ओर जाते हुए देखे तो समझ जाना कि मैं भी हूं उन सारसों के बीच में। और जीवनानंद दास जी इन्हीं कथनों के साथ अपने बंगाल भूमि, अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम दिखाते हैं। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो आप यहाँ लिखेंगे कि ये बांग्ला भाषा के कवि हैं। इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? तो भूमिजा जीवनानंद दास की कृति नहीं है। पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? प्रयाग शुक्ल ने किया है। साती तारा तिमिर किसकी कृति है? जीवनानंद दास की कृति है। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? कपास के पेड़ पर बोलता है। जीवनानंद दास का देहांत कब हुआ? 1954 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। कवि किस नदी में उड़ते फटे पाल की नाव ले जाते बच्चे की बात करता है? रूपसा नदी में। कुछ प्रश्न उत्तर भी है, इसे आप देखेंगे क्योंकि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है? कवि एक दिन ऐसे बंगाल में लौट कर आने की बात करता है जहां धान के खेत हो और उसके बीच नदी बह रही हो। कवि हरे भरे सजला श्यामल बंगाल में लौट कर आना चाहता है। सजला हरितिमा और समृद्ध बंगाल उसके मानस में रच बस गया है। वह बंगाल को इसी रूप में देखते रहना चाहता है। कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कवि अपने अगले जन्म में हरे भरे बंगाल में फिर लौटकर आना चाहता है, किंतु पुनर्जन्म के परंपरागत विश्वासों और मान्यताओं के अनुरूप उसे लगता है
कि वह फिर शायद अगले जन्म में मनुष्य न बन सके। वह संभावना व्यक्त करता है कि अबाबिल या कौवा बनकर ही शायद उसका पुनर्जन्म हो। आगे वह हंस बनने की संभावना व्यक्त करता है। कविता में ऐसा लगता है कि अबाबिल या कौवा बनकर जन्म लेना उसके मौजूद जीवन यथार्थ का परिणाम हो सकता है, किंतु हंस बनने की संभावना के पीछे उसके स्वप्न और अभिलाषा की प्रेरणा भी है। अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? स्पष्ट कीजिए। इसमें अगले जन्मों में बंगाल में आने की संकल्पमय इच्छा कवि की तो है ही, किंतु कवि की इस इच्छा के पीछे बंगाल की नदियां और हरे भरे मैदानों का आमंत्रण भी है। कवि अपने भीतर बंगाल के प्रति गहन अनुराग और आसक्ति अनुभव करता है, जो निश्चय ही एक पक्षीय नहीं है। चौथा प्रश्न है, कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? आशय स्पष्ट कीजिए। कवि कविता के अंत में बंगाल का एक प्रतिनिधि दृश्य चित्र अंकित करता है, जिसमें शाम की हवा में उल्लू का उड़ना और कपास के पेड़ पर बैठकर उसका बोलना, घास भरी जमीन पर एक बच्चे का मुट्ठी भर उबले चावल फेंकना, रूपसा नदी के मटमैले पानी में हवा में उड़ते फटे पाल की नाव लिए एक लड़के का गुजरना, और इन सब के साथ ही शाम के रंगीन बादलों के बीच से सारसों के लौटने का चित्र है। कवि कहता है कि इन सब के बीच वह अंधेरे में उपस्थित हो रहेगा, यानी ये हरे भरे सजला बंगाल की शाम और नदी से गुजरते हुए फटे पाल वाली नाव, अपनी नीड़ में लौटते सारस आदि के बीच कहीं भात के साथ वह बच्चा भी है, और बंगाल की गरीबी का सांकेतिक चित्र उपस्थित कर देता है। किंतु इस गरीबी में भी मुट्ठी भर चावल को घास भरी जमीन पर बिखेरने का उदार विश्वास भी व्यंजित है। कवि के मानस में अपने विशिष्ट दृश्य चित्रों और जीवन प्रसंगों के साथ बंगाल रच बस गया है। आप लोग प्रश्नों को देखेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बनेंगे उनको बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का पाठ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।